हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केंसिया का दूसरा पार्ट। कल हमने मार्केंसिया का पहला पार्ट पढ़ा था, जहां पर हमने लास्ट में आपको मार्केंसिया का थैलस इस तरीके से बनाया हुआ था। मार्केंसिया का थैलस और ये चीज़ें बनाया हुआ था। फिर इसके ऊपर यहाँ पर आपको इसके सेक्स आर्गन्स व्यवस्थित दिखाए गए थे इस तरीके से। तो इसके बाद मार्केंसिया में जहाँ से आज हमें पढ़ना है इसका रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन का दो तरीका है, एक तो वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला तरीका है बाय डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। इसका ये जो थैलस है पीछे से जब सड़ जाता है, यहाँ से ये नष्ट हो जाता है, तो जितना पार्ट अवशेष बचा रह जाता है वही एक नया मार्केंसिया बना देता है। तो इसी को कहा जाता है बाय डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। इसके बाद दूसरा तरीका है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज। यहाँ पर मार्केंसिया के प्लांट में बगल में कुछ इस तरीके से अपस्थानिक ब्रांचें निकलती हैं और यही ब्रांचें अलग होकर के मार्केंसिया का एक नया प्लांट बना लेती हैं। तो ये दूसरा तरीका है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है बाय जेमा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसमें जेमा बनता है। जेमा कप का फॉर्मेशन किस ब्रायोफाइट में होता है, तो इसका जवाब होगा मार्केंसिया में। यद्यपि कुछ रिक्सिया और एंथोसिरास में भी जेमा बनते हैं, लेकिन परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो इसका जवाब यहाँ से मार्केंसिया ही होगा। यहाँ पर देखिए एक जेमा कप पूरा ये बना हुआ है और इस जेमा कप के अंदर ये पूरी संरचना जेमा कप है और इसके अंदर ढेर सारे ये जेमी व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर एक जेमी का चित्र सेपरेट करके दिखाया गया है। इसके चारों ओर ये चारों तरफ यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर होती है, बीच में यहाँ पर एक नॉच या खांच बनी हुई होती है, इसमें कुछ आयल सेल्स होती हैं और नीचे एक स्टाक या वृंत से ये जेमा कप से जुड़ा हुआ होता है। तो यही जेमी यहाँ पर ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेता है। यहाँ से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो जेमी होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये जेमी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर गैमेटोफोर में दो ब्रांचेज निकलती हैं। जो मेल ब्रांच होती है उसे एंथ्रेडियोफोर कहते हैं और जो फीमेल ब्रांच होती है उसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो मेल ब्रांच है ये एंथ्रेडियोफोर कहलाती है और जिस पर फीमेल सेक्स आर्गन्स व्यवस्थित होता है इसे आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। इसका जो थैलस होता है वो डायोसियस होता है या हेट्रोथैलिक होता है। डायोसियस का मतलब होता है कि मेल प्लांट का थैलस अलग होगा और फीमेल प्लांट का थैलस अलग होता है। मेल सेक्स आर्गन्स अलग थैलस पर होगा और फीमेल सेक्स आर्गन्स अलग थैलस पर होगा। यहाँ पर देखिए हमने एक ही थैलस पर ये केवल समझाने के लिए दिखाया है। कल हमने जब बनाया था तो वहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स अलग अलग थैलस पर वहाँ पर दिखाया गया था। इसके बाद अब हम एंथ्रेडियोफोर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है ये 1 से 3 सेंटीमीटर वृंत की लंबाई इसके होती है और जो यहाँ पर ऊपर ये लोब बनते हैं ये लगभग 8 लोब का बनता है। लेकिन मार्केंसिया की कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे मार्केंसिया जेमिनेटा और मार्केंसिया पाल्मेटा। तो मार्केंसिया जेमिनेटा में ये 4 लोब का होता है और मार्केंसिया पाल्मेटा में ये 3 से 9 लोब का बना हुआ होता है।
तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछता है तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि साधारण तौर पर ये 8 लोब का होता है, लेकिन मार्केंसिया जेमिनेटा में ये 4 लोब का होगा और मार्केंसिया पाल्मेटा में ये 3 से 9 लोब का बना हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो एंथ्रीडिया बनते हैं ये एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बनते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केंसिया के केस में, क्योंकि जितने भी आप यहाँ पर प्लांट पढ़ेंगे सब में जो एंथ्रीडियम होता है वो सेपरेट बनता है, लेकिन यहाँ पर पहले एक इस तरीके से चैम्बर नामक टाइप की संरचना बनती है और इसी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से ढेर सारे एंथ्रीडियम एक चैम्बर में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रीडियल चैम्बर का पाया जाना किस ब्रायोफाइट में या किस प्लांट में स्पेशल है। तो ये मार्केंसिया के केस में स्पेशल है कि जो एंथ्रीडिया होते हैं ये ग्रुप में पाए जाते हैं और एक चैम्बर के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंथ्रीडियम देखते हैं कि एंथ्रीडियम का जो विकास होता है वो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के माध्यम से होता है और इस एंथ्रीडियम के अंदर ढेर सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मार्केंसिया का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये बाइफ्लैजिलेट होता है। इसके बाद हम आर्चिगोनियोफोर को देखते हैं। यहाँ पर जो फीमेल ब्रांच होती है इसे आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं और आर्चिगोनियोफोर छाते की तरह व्यवस्थित होती है। जैसे छाता खुलता है तो नीचे यहाँ पर जो संरचनाएं निकली होती हैं इन्हें रे कहा जाता है, किरणें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्चिगोनियोफोर है उसे कार्पोसिफैलम के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्पोसिफैलम किसमें पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मार्केंसिया में कार्पोसिफैलम पाया जाता है। आर्चिगोनियोफोर को ही कार्पोसिफैलम के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से एंथ्रीडिया का विकास एंथ्रीडियल इनिशियल से होता है यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर आर्चिगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो आर्चिगोनियल इनिशियल से होता है। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है, 4 से 8 होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मार्केंसिया में जो आर्चिगोनियम होती है उस आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है, तो 4 से 8 नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं। नीचे एक वेंटर कैनाल सेल होती है जिसमें एग होता है और इसके ऊपर इस तरीके से अगर हम संरचना देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कबर सेल 4 की संख्या में पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो लिड पाया जाता है या कबर सेल्स होती है वो संख्या में 4 होती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, वेंटर में। यहीं पर जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट डेवलप करके फिर स्पोरोफाइट बना लेता है। इसके स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल ये तीनों ही संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इसके स्पोरोफाइट में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, कबर होती है, उसे हम कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं। ये जो कैलिप्ट्रा होती है 2 से 3 परतों की बनी होती है और ये स्पोरोफाइट को प्रोटेक्टिव या कवर करने का या सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसके नीचे एक सेल मोटी पेरीगाइनियम पाई जाती है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे, कैलिप्ट्रा के नीचे पेरीगाइनियम पाई जाती है। इस पेरीगाइनियम को स्यूडोपेरियंथ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि स्यूडोपेरियंथ किस ब्रायोफाइट में पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मार्केंसिया में। और फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे पेरीचीटियम के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल जो इसका स्पोरोफाइट होता है
वो 3 कवर से ढका हुआ होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, पहला है कैलिप्ट्रा जो कि 2 से 3 लेयर का बना होता है। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मार्केंसिया का कैलिप्ट्रा कितने लेयर का होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2 से 3 लेयर का होता है। उसके नीचे एक सेल की मोटी पेरिगाइनियम पाई जाती है, फिर उसके नीचे पेरिचिटियम पाई जाती है। इसके बाद अंदर जो होता है वो इंडोथीसियम होता है और एम्फीथीसियम होता है। तो इंडोथीसियम से आर्चीस्पोरियम बनता है और एम्फीथीसियम से कैप्सूल की वाल बनती है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, वहाँ से पूछा जाएगा कि स्पोरोफाइट में इसके आर्चीस्पोरियम का डेवलपमेंट किससे होता है। तो इंडोथीसियम से आर्चीस्पोरियम बनता है और एम्फीथीसियम से कैप्सूल की वाल बनती है। इसके बाद अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। उस स्पोरोजीनस टिश्यू में कुछ सेल स्पोर मदर सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और कुछ सेल जो स्पोर मदर सेल नहीं बन पाती हैं वो इलेटर मदर सेल बन जाती हैं। तो स्पोरोजीनस टिश्यू से ही स्पोर मदर सेल बनता है और इलेटर मदर सेल बनता है। इसके बाद स्पोर मदर सेल से स्पोर बन जाते हैं और इलेटर मदर सेल से इलेटर्स बन जाते हैं। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जल अवशोषित करके फूल जाते हैं, जिससे यहाँ पर इसकी वाल पर दबाव पड़ता है, भित्ति टूट जाती है और स्पोर बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेटर्स का काम होता है, स्पोर के डिस्पर्सल में ये मदद करता है। इसके इलेटर्स कैसे होते हैं, तो इसके इलेटर्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं। और ख़ास करके इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें स्पाइरल बैंड पाया जाता है। इस तरीके से देख रहे हैं कि सर्पिलाकार बैंड मौजूद होता है इसके इलेटर्स में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पाइरल बैंड का पाया जाना किसके इलेटर्स का प्रमुख गुण है, तो वो मार्केंसिया के इलेटर्स का सबसे प्रमुख गुण है यहाँ पर स्पाइरल बैंड का पाया जाना। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्पोरोफाइट होता है ये फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। ये चीज़ हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया है। फूट का काम होता है गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना। सीटा का काम होता है कि फूट को और कैप्सूल को जोड़ने का काम करना। इसका जो कैप्सूल होता है वो हल्का येलो कलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो स्पोर बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, इक्सोस्पोर और इंडोस्पोर। तो इस प्रकार से मार्केंसिया से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला चीज़ तो यहाँ पर जेमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मार्केंसिया में जेमा जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। जेमा कप के अंदर ढेर सारे जेमी बने होते हैं, यही जेमी बिखर करके नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए पूछा जाता है कि मार्केंसिया का प्लांट कैसा होता है, तो डायोसियस होता है, अर्थात मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरा पॉइंट। तो इस रो में अगर हम देखें तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक जेमा और इसका डायोसियस या हेटेरोथैलिक प्लांट बॉडी। इसके बाद एंथ्रीडियो-4 को देखें तो एंथ्रीडियो-4 में यहाँ पर लोब की बात होती है कि 8 लोब का ये होता है, लेकिन यहाँ पर 2 इसके अपवाद हैं। ठीक है, खास बात यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है कि जो एंथ्रीडियम होते हैं वो एक एंथ्रीडियल चैम्बर में बंद होते हैं और उस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ढेर सारे एंथ्रीडियम मौजूद होते हैं। इस एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो यहाँ से एक ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पर एंथ्रीडियल चैम्बर का पाया जाना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट हो गया कि एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्चीस्पोरियम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है, तो 4 से 8 होती है, और जो कबर सेल होता है ऊपर उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी 4 होती है। इसके बाद स्पोरोफाइट जो होता है फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा हुआ होता है।
इसके पहले आप रिक्सिया पढ़े थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि इसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है, फूट और सीटा एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही संरचनाएं मौजूद होती हैं। कैलिप्ट्रा सबसे ऊपर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, 2 से 3 परत की बनी होती है। उसके नीचे जो है पेरिगाइनियम, उसके नीचे पेरिचिटियम होता है। इसके बाद फिर उसके नीचे एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम पाए जाते हैं। एंडोथीसियम और से आर्ची स्पोरियम बनता है और एम्फीथीसियम से कैप्सूल वॉल बनता है। ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उससे 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं, एक तो स्पोर मदर सेल बनती हैं और एक इलेटर मदर सेल बनती हैं। स्पोर मदर सेल से स्पोर बन जाते हैं और इलेटर मदर सेल से इलेटर्स बन जाते हैं। इसके इलेटर की सबसे खास बात है कि इसमें स्पाइरल बैंड पाया जाता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। कल हमने इलेटर्स के बारे में बताया था। और यहाँ पर शुरुआत में मार्केंसिया के हमने बताया था कि इसमें जो है राइजॉइड्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स कैसे होते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स कैसे होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो मार्केंसिया में जो स्केल पाए जाते हैं ये 2 प्रकार के स्केल इसमें होते हैं। एक तो आपका होता है लिगुलेट स्केल, लिगुलेट जिसे आप जिह्वाकार बोल सकते हैं। इस तरीके से जीभ के आकार के स्केल्स होते हैं। और दूसरे जो स्केल्स होते हैं वो एपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं। एपेंडिकुलेट स्केल होते हैं। एपेंडिकुलेट का मतलब है कि जो जिह्वाकार स्केल होता है इसी के ऊपर इस तरीके से एक और अपेंडेज पाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा लंबा होता है, तो इसी को हम एपेंडिकुलेट कहते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं मार्केंसिया के थाइलस में। और इनकी व्यवस्था अगर हम देखें तो इस प्रकार से, अगर इसका थाइलस है यहाँ पर तो इसके जो मिड रिब होती है उसके दोनों ही साइड में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं स्केल्स। जबकि रिक्सिया के केस में आपने पढ़ा था कि केवल एक ही रो में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केंसिया में दोनों रो में स्केल्स व्यवस्थित होते हैं। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पर मार्केंसिया से बन सकते थे वो आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंथोसिरास। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।